पर 4 मंथ्स एडिशनल ड्यूरेशन आपको मिलेगी। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने हैं, तो हम इजीली आंसर कर पाएंगे इनको। क्वेश्चन रीड करें सबसे पहले, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन आराम से रीड कर लीजिए। Shall we start? क्वेश्चन देखिए, two halves of a round homogeneous cylinder are held together by a thread wrapped around the cylinder with two weights equal to P attached to its ends are as shown. The complete cylinder weighs W Newton. The plane of contact of both of its halves is vertical. Determine minimum value of P for which both halves of the cylinder will be in equilibrium on a horizontal plane. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये देखिए कि अगर इस पूरे सिलेंडर का वेट आपको गिवन है क्वेश्चन में कि W है, तो इस तरफ वाले हाफ पोर्शन का W/2 होगा, इस तरफ वाले हाफ पोर्शन का W/2 होगा। समझ पा रहे हैं? अगर टोटल वेट W है इस पूरे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का, तो इस तरफ W/2 और इस तरफ भी W/2 वेट होगा। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में लेफ्ट वाले आप हाफ पोर्शन पे देखिए, सिर्फ लेफ्ट हाफ पोर्शन पे आप अगर देखेंगे तो यहां से आपको P फोर्स दिखाई देगी, लेफ्ट हाफ पोर्शन पे P फोर्स दिखाई देगी, और ये जो स्ट्रिंग या फिर ये जो थ्रेड जा रही है, ये यहां पर भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही होगी? P फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि इस तरफ भी P वेट हैंड है, यहां पे इतनी टेंशन लग रही होगी इसके अंदर भी स्ट्रिंग के थ्रू, ये लग रही होगी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक हाफ पोर्शन को देखना है, सिर्फ इस हाफ पोर्शन को ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इसका सीजी कहां पर सिचुएटेड है, और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसे समझने के लिए या इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हाफ पोर्शन बना लेते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसके हाफ का। और इस हाफ पोर्शन के ऊपर इस तरफ पी फोर्स लग रही है यहां, और एक यहां से पी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। क्या आप बताएंगे कि इसका सीजी कितने डिस्टेंस पे होगा? ये है क्या, एक सेमी सर्किल है, इसका सीजी कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा? फ्री बॉडी डायग्राम मींस दोस्त कि किसी एक बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। 4r/3π पर इसका सीजी होगा, 4r/3π पर इसका सीजी होगा। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, तो हमें यहां पर इसका सीजी मिलेगा, और इसका सीजी 4r/3π पर सिचुएटेड है। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल, आराम से अच्छे से दिख रहा है। तो ये इतने डिस्टेंस पर इसका सीजी है, और ये वेट होगा ना, ये W/2 वेट ही तो है जो कहां एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। W/2 वेट ही तो है जो नीचे की तरफ हैंग करेगा, ये करेगा। फोर्सेस सारी देख ली हमने, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं अब इसके ऊपर, सारी फोर्सेस क्लियरली दिख रही हैं आपको। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इधर उधर मूव ना करे, आपको यही तो बोला कि इस धागे की मदद से या फिर इस थ्रेड की मदद से इसको ऐसे इक्विलिब्रियम में रख रखा है। तो सिर्फ इसको देखा तो एक पी फोर्स यहां दिखी, एक यहां दिखी, एक इसका वेट हमें नजर आएगा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो बेस था इसका, इस बेस के अबाउट इसको क्या नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, अगर ये गिरता तो ये क्या करता, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, इसके अबाउट ही करता। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो या तो ये कह लीजिए मोमेंट एट ए 0 होनी चाहिए, या ये कह लीजिए कि मोमेंट एट ए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये पी फोर्स कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये पी फोर्स आर डिस्टेंस पर होगा क्या, ये वाला पी फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, आर पे लग रहा है, और ये इसको ऐसे गिराने की कोशिश करेगा। ये W/2 कितने डिस्टेंस पर है, 3r 4r/3 पे, ये हुआ इक्वल्स टू। अब ऊपर वाला जो पी फोर्स है, ये वाला पी फोर्स, ये पी फोर्स कितने डिस्टेंस पर है, ये पी फोर्स कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, 2r पे है, 2r पे। दोबारा से देखिए कि वो पी फोर्स ए के अबाउट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2r पे है ना, ये आ गया। पी की वैल्यू बता दीजिए, अब इक्वेशन बन चुकी है आपके पास। टू बाई थ्री W/पाई, पी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू 2/3 W/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform wheel of 600 mm dia weighing 5 kilonewton rests against a rigid rectangular block of 150 mm height. वन फिफ्टी mm इसकी हाइट है, 600 mm इसका डायमीटर है। Find the least pull through which center of the wheel required just to turn the wheel over the corner A of the block. Also find the reaction on the block. Take all the surfaces to be smooth. मतलब फ्रिक्शन का अभी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो बता दीजिएगा, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब आपको एक छोटा सा ट्राइंगल देखना है, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल जो मैंने मार्क किया है वो देखना है आपको। उस छोटे से ट्राइंगल को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब मुझे एक चीज बताएं आप, अगर आपके पास पूरा डायमीटर 600 mm है तो ये वाली साइड क्या 300 लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं। फिर अगर O से लेके यहां तक ये 300 है और इसमें से इस ब्लॉक की हाइट ही है 150, तो क्या इस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल को मैं 150 लिख सकता हूं। तो अगर इस ट्राइंगल को दोबारा देखा जाए तो इसमें ये 300 mm और इसे यहां पर 150 mm लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ऊपर जो P फोर्स थी वो P फोर्स यहां से ऐसे लग रही है, वो P फोर्स कुछ यूं लग रही है,
लगी। अब अगर इस एंगल को भी कह दिया जाए कि ये एंगल थीटा है, तो क्या आप थीटा की वैल्यू बता सकते हैं या फिर साइन थीटा बता दीजिए। साइन थीटा कैलकुलेट करके बता दीजिए और उसके बाद लाइंस के नाम है हमारे पास ए, ये ओ है और इसे नाम दे दीजिए बी। तो ए बी भी कैलकुलेट कर दीजिए। सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आई, 259.8 mm। 260 कह लीजिए रफली। चलिए, अब मुझे बस एक छोटी सी चीज बता देना, जो भी ये फोर्स लगी, इसका खुद का वेट लगा, कुछ भी है जो चीजें, इसमें बस एक चीज मुझे बताइए, किस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा। किस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा, ए के अबाउट करेगा ना। ओ के अबाउट कैसे रोटेट करेगा दोस्त, यहां से तो पकड़ के खींचा, तो इस पॉइंट के अबाउट ही तो ये घूमने की कोशिश करेगा। ए के अबाउट ही तो घूमने की कोशिश करेगा। अब ये इसका खुद का वेट इसको नीचे खींचेगा, इसका खुद का वेट इसको नीचे खींचेगा, ये पी फोर्स ऊपर लेके जा रहा है, तो वेट को भी मेंशन कर लेते हैं। तो वेट कहां पर लग रहा होगा या किस लाइन के अलोंग आ रहा होगा ये बताइए। वेट इसके थ्रू आ रहा होगा ना, ऐसे वेट नीचे यहां जा रहा होगा, तो वेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इसका वेट नीचे लगेगा, और वेट कितना लगेगा, 5 न्यूटन। तो आप क्या करें, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिखें, टेकिंग, अच्छा हाँ, रिएक्शन की भी बात करेंगे, तो रिएक्शन आप ये देखिए कि यहां से रिएक्शन आएगा, यहां से क्या आएगा, इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ये इसका वेट W था, तो यहाँ पे ये रिएक्शन R भी आएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक रिएक्शन भी मेंशन कर लेना है, ए के पास से यहाँ पर रिएक्शन भी आ रहा है। हाँ जी, वेट बताइए कि कितना था, 5 किलो न्यूटन था। वेट कितना है, 5 किलो न्यूटन। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इस रिएक्शन का तो उसके अंदर रोल नहीं होगा। फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, एक तो फोर्स लगेगी P, जो कितने डिस्टेंस पर है, 300 mm पर, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। 5 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये है 259.8 पर, दोनों को इक्वेट करवा दीजिए बस। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो P फोर्स कितने डिस्टेंस पर है, रेडियस के बराबर, इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस 259.8। तो आंसर आया हमारा 4.33 किलो न्यूटन। इसके नोट्स दोस्त पढ़ना है तो सब कुछ करना ही है।
चलिए रिएक्शन और बताइए कैलकुलेट करके। लेमीज थ्योरम एक पॉइंट के थ्रू जाने चाहिए फोर्स। अब एक पॉइंट के थ्रू अगर आप लेके जाएंगे तो इस रिएक्शन को आप यहाँ पे ले आए, फिर ये इक्विलिब्रियम में अगर है तो हाँ ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल चाहिए होगा, आप यूज कर लीजिए। और ऐसे नहीं करना तो सिर्फ इस लाइन के अलोंग फोर्सेस देख लीजिए। अब इस लाइन के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये बताएं। या तो ये कर लीजिए, इस फोर्स पर वो इक्विलिब्रियम पर होगा, मूव इससे ज्यादा पे करेगा, बिल्कुल एंगल निकल जाएगा, वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, ये आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा है तो आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बी क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो उसका कंपोनेंट नहीं आएगा। पी अगर यहाँ है तो पी को इस डायरेक्शन के साथ देखना होगा आपको, पी को भी हॉरिजॉन्टली आप रिजॉल्व कर लीजिए। आर को ट्रांसमिसिबिलिटी के, चलो ठीक है जो आप कह रहे हैं वही करके देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। ये पी इस डायरेक्शन में था, आर इस डायरेक्शन में आ गया, बी नीचे, और थोड़ी सी रफ लाइंस बना लेते हैं जिससे एंगल्स का भी हमें आइडिया रहे कि कहाँ से आ रहा था वो। अब एंगल्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको, ये वाला एंगल कितना आया, ये एंगल 30, अगर ये 30, ये 90, फिर ये कितना बचा 60। अगर ये 60 है तो फिर ये पूरा कितना हुआ 150। पूरा 150 हो गया। अब आपको बताना है ये ऊपर वाला एंगल, आर को अगर इसके अकॉर्डिंग लेके जाते हैं हम तो ये एंगल कितना आएगा यहां से। देखिए अगर आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं, ये एंगल तो 30 बनेगा ही बनेगा, ये एंगल तो 30 हो गई, ये 90 होगा, टोटल कितना हो गया 90 आएगा। कौन सा 90 आएगा दोस्त, अगर आप देख रहे हैं आर का एंगल देखना है, इसके साथ ऐसे लेके जाए आप, अच्छा पी एंड आर वाला 90 होगा यहाँ से, ये तो ठीक है, पी एंड आर वाला तो 90 होगा, दिस इज फाइन, ये 90 डिग्री हो गया। तो जो बच गया वो कितना बचा आपके पास, 90 प्लस 30 120। देन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। अब फोर्स में पी की वैल्यू 4.33, पी हमें पता है, आर हमें पता करना है, और ये 5 हमें पता है ऑलरेडी। तो आप क्या, आर कैलकुलेट अगर करना है तो पी अपॉन साइन 120, या फिर 5 किलो न्यूटन पता है तो वो यूज कर सकते हैं आप, शुड बी इक्वल टू आर अपॉन साइन 150। आर की वैल्यू बता दीजिए। पी की वैल्यू पुट करनी है आपको 4.33।
2.499। 150 क्यों, वो तो पूरा है ना 150। ऑपोजिट एंगल लेते हैं ना कि आर के ऑपोजिट, आर के अलावा दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना, तो 150 हुआ। लेमिस थ्योरम से कर लिया ऐसे। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप रिजॉल्व कर सकते थे। रिजॉल्व कैसे कर सकते थे, आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते थे कि इस P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, R का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों को इक्वेट करवा देते, उससे भी आ जाता। तो आपके पास आ जाता R cos थीटा, और इस तरफ आप लिखते तो P sin थीटा कंपोनेंट बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेमी थ्योरम से कैसे हो जाएगा आप बताएं, कैसे? एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं क्या फोर्सेस? लेमिस थ्योरम आप कब यूज कर सकते हैं, जब एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो और वो इक्विलिब्रियम में हो। शैल वी स्टार्ट? नहीं तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए। पहले हिंट के तौर पे मैं बता देता हूँ, ट्राइंगल बनाएं, डायग्राम में बना देता हूँ, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले फोर्सेस आपको दे रखी हैं, थ्री फोर्सेस, 2p, 2p इस डायरेक्शन में लगा, फिर उसके बाद 3p इस डायरेक्शन में लगा, फिर उसके बाद 4p इस डायरेक्शन में लगा। तो थ्री फोर्सेस, 2p, 3p, 4p act along three sides of an equilateral triangle of side 100 mm taken in order। सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, ये ऐसे चला तो ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, सेम ऑर्डर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड और पोजीशन आपको रिजल्टेंट फोर्स की बतानी है। अब इनके नाम दे देते हैं पहले तो हम, ताकि इजी रहे थोड़ा हमें बताने के लिए कहां से बात हो रही है। ए बी सी ये नेम दे दिया हमने, ठीक है। अब आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में रिजॉल्व करना है इनको, फिर वर्टिकल में, उसके बाद मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बाद में बात करेंगे कैसे करेंगे। तो हर फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ले आओ। तो अगर आप ये लिखेंगे कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिखने की कोशिश करी जाए, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या आपको बी से सी तरफ जाती हुई फोर्स 2p दिखाई दे रही है एज इट इज? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर हम ये देखें कि एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर मैं 4p का cos थीटा वाला कंपोनेंट ले लेता हूं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि बी सी डायरेक्शन के ऑपोजिट आ जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -4p cos 60, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ वाली है। 4p cos 60। एक और, जो ये 3p लग रहा था, अब 3p को आप ट्रांसमिसिबिलिटी के प्रिंसिपल से चाहें तो आप यहां ले आए और फिर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। तो इस एंगल को भी अगर हम देखते हैं कि वो एंगल है 60 डिग्री, और इसमें अगर आपने ये देखा कि ये 3p लग तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही रहा है, तो इसको आप यहां मानने के बजाय ऐसे भी मान सकते थे।
तो इस 3p का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलाउंग, तो ये भी 3p cos थीटा हो जाएगा। तो इसे भी 3p cos 60 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इस तरफ आएगा ये भी। डन। अगर आपको पसंद आता तो आप वैसे कर लेते कि जी ये पूरा एंगल 120 में, तो उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मानूंगा, फिर वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो आप यहाँ पे 3p cos 120 वो सब लिखते। तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा सेंसिबल सा जो हमें लगे, जो इजीली समझ में आ जाए, cos वाला कंपोनेंट इधर इधर बनेगा, नेगेटिव साइन होगा तो वो लगा दिया। बाकी अगर आप इसे -4p cos 60 की जगह अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखते +4p cos ऑफ 240, तो बात वही आ जाती है। इसे सॉल्व कर लेंगे आप। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए हाउ मच p, कितने p बन रहा है ये। इसको सॉल्व करने पर ये बन रहा है -1.5p। अब अगर सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बताएं हम, नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया बस सिंपली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें। क्या इस 2p का कोई कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में? नहीं होगा, तो 0। फिर उसके बाद अगर ये 4p है तो 4p एक तो इस डायरेक्शन में लगाता, 4p के जो कंपोनेंट आते वो एक तो 4p cos थीटा इधर और 4p sin थीटा इधर। ऐसे लगते, तो नीचे की तरफ है इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं -4p sin 60। तो इसको रिजॉल्व कर दिया। अब इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 3p जो था, इस 3p के ही दो कंपोनेंट बनाए हमने, इस डायरेक्शन में 3p cos थीटा लिखा, तो ऊपर की डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा हमें 3p sin थीटा। आप चाहें तो आप इनको यहां बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इस 3 को यहां मान लिया, थोड़ा आसान देखने के लिए। तो इसे लिखना पड़ेगा हमें +3p sin 60। इनको सॉल्व करके बता दीजिए कि ये वैल्यू कितनी आएगी, हाउ मच p। 0.866, 0.866 p। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल हर एक फोर्स के रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट्स हैं, तो उनका सम कर दीजिए, और फिर जो आपके पास सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आया उनसे रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही हो जाएगा आपके पास, सेम बात। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, और ये माइनस साइन के साथ है। cos थीटा अगर 90 हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि एक x एक्सिस वाले हैं एक y वाले हैं, तो 1.5 p का स्क्वायर 0.866 p का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई? 1.732 p, 1.732 p। आगे बढ़े? नहीं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सिंपल आएगा, इतना नहीं आएगा।
वर्क कहाँ पे करेगा इसकी बात करेंगे अभी। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि ये फोर्सेस लग रही हैं थ्री साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लग रही हैं, 100 mm इसकी साइड है, टेकन इन ऑर्डर। अब पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा। ये पूरा जो भी कंपोनेंट है इसको फिर से एक बार समझने के लिए, एक फोर्स, दूसरी फोर्स और तीसरी फोर्स ये लगी, और इनके बीच का साइड है 100 mm। यहाँ पर थी 2p, ये 3p और ये 4p। डन। 100 साइड हो गई इसकी। इस पॉइंट का नाम दिया था हमने बी, ये था ए और ये पॉइंट सी। अब आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस मानना पड़ेगा आपको कि वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कहां पर लगा है। एक पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस के ऊपर वो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये पी फोर्स लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, तो बी से कोई एक्स डिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा कि वो बी से एक्स डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। फिर उसके बाद आप मोमेंट कंसीडर करेंगे बी के अबाउट। बी के अबाउट सबके मोमेंट्स ले लीजिए। नहीं समझ में आया? वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। तो ऐसे सुनिए, मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है, लेट से कि बी से कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर रिजल्टेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं या ऑपोजिट में मान लीजिए, ऐसे कुछ। ये आर एक्ट कर रहा है, तो आर की अगर हम बात करें, आर इंटू कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, शुड बी इक्वल टू। अब आपको मोमेंट लेना है बी के अबाउट, एक मोमेंट अबाउट बी। मोमेंट आपको कंसीडर करना है अबाउट बी। नहीं समझ में आ रहा? बी है कहाँ? अब समझ में आ रहा है? बी के अबाउट मोमेंट लेना है। अब बी के अबाउट मोमेंट लेना है, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है। एक्स डिस्टेंस पे अगर एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट इनटू एक्स डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, इस 3p के दो कंपोनेंट किए थे, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ये आया था हमारे पास 3p साइन थीटा, और ये क्या था, 3p कॉस थीटा, ऐसा कुछ हुआ था। मोमेंट ले लीजिए बस इनके। ए और सी पर भी ले सकते हैं, मान लीजिए वहां से अकॉर्डिंग मान लीजिए, फिर बाकी फोर्सेस के अकॉर्डिंग मोमेंट आ जाएंगे। अब बी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बी से ये वाली फोर्स तो पास ही हो रही है, इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा। 2p पास हो रही है, इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा। बी के अबाउट एक तो रिजल्टेंट का हो जाएगा आर इंटू एक्स, और एक ही हो जाएगा आपके पास 3p, तो इसका आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, कैसे देखेंगे
3p तो दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे एंगल इसका देख रहे हैं आप, 3p को यहाँ पे मानने के बजाय यहाँ मान लीजिए। तो इसके कंपोनेंट्स देख रहे हैं, एक तो ये 3p sin थीटा हो गया, अब ये 3p sin थीटा इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आपने इस 3p को यहाँ पे मान लिया। अब इसको रिजॉल्व किया, ये 3p sin थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो देखते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी से, यहाँ से 100 डिस्टेंस है और 3p sin थीटा फोर्स है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 3p sin 60 और इंटू 100। यहां से आपके पास r की वैल्यू ऑलरेडी थी 1.732, x की वैल्यू आएगी 150 mm। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं 9 PM पे। 9 PM पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सुबह वाला फ्रिक्शन वाला भी टाइम नहीं बच रहा है, यहाँ भी बहुत क्वेश्चन थे, तो सुबह के यूट्यूब सेशन में कर लेंगे वो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।